हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज BSEB के द्वारा मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एस्टेट का सिलेबस रिवील कर दिया गया है। एस्टेट जो है वो बिहार के स्टेट में टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाता है और इसके सिलेबस में 11-12 को तो रखा ही है, साथ साथ आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स डाल दिए गए हैं और जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से काम होगा। सिलेबस को स्टडी करने के बाद जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि तकरीबन 60% जो पोर्शन है वो PGT का है। PGT का मतलब होता है 11-12 का, और 40% में आप ये समझ लीजिए कि एक तो ग्रेजुएशन है मतलब BSc प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MSc के टॉपिक्स हैं। अभी हम सिलेबस के हर एक टॉपिक को बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ये तो है सब्जेक्ट का, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ साथ जैसा हमने बताया, सब्जेक्ट तो आता है 100 मार्क्स का और इसके साथ ऐड होके आता है 50 मार्क्स का जनरल पार्ट। तो जनरल पार्ट का भी सिलेबस दिया गया है और जनरल पार्ट का सिलेबस जो है बहुत ही आसान है, आप सब लोग उसको अच्छे से जानते भी हैं और उसको कवर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन फिजिक्स का है। हम आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा दें, टोटल एग्जाम पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के हैं और सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, जिसमें से 60% जो क्वेश्चन हैं वो PGT के होने चाहिए और 40% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हैं वो जनरल पार्ट के हैं और जनरल पार्ट में केवल 2 चीज़ें दी हैं उसने। एक तो टीचिंग की जो स्किल्स होती हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स के लिए कौन कौन सी स्किल्स होना कंपलसरी है, और साथ साथ कुछ मैथमेटिक्स, रीजनिंग जैसे कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो आपको आते हैं। इससे पहले जो हाल में बिहार में टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए 1.5 लाख वैकेंसी आई थी, 1.5 लाख वैकेंसी आई थी, उनमें बस एक कमी ये थी जो बिहार सरकार की थोड़ी सी कमी के तौर पे देखा जाता है कि एस्टेट जो है वो इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के बाद उन्होंने अनाउंस किया। यदि एस्टेट को वो पहले अनाउंस कर देते तो शायद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता, इस वैकेंसी में भी आप एलिजिबल हो पाते। लेकिन इसमें से तकरीबन सुनने में ऐसा आ रहा है 50% to 60% वैकेंसीज खाली हैं, मतलब फिल ही नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि 2019 के बाद 2019 के बाद एस्टेट हुआ ही नहीं, और यदि एस्टेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वहाँ इस एग्ज़ाम पेपर में फॉर्म फिल करने वाले बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं हैं। तो ये निश्चित तौर पे बात है कि 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उससे पहले 100% एग्ज़ाम जो है इसका होगा, या इसका जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। चलिए, आज हम कुछ खास पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिलेबस पे, फिर इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले कोर्स पे, फिर स्ट्रेटजी पे, और एग्जाम का पैटर्न हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए साहब, ये है एस्टेट का सिलेबस। हम एक बार वापस आपको बताएं कि सिलेबस किसका है, उच्च माध्यमिक विद्यालय का। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो 11-12 पढ़ाना चाहता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम 11-12 की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं ये केवल 11-12 पढ़ाने के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं या PGT टीचर बनना चाहते हैं या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है। एक बार वापस रिपीट कर दें, केवल PGT टीचर बनने के लिए या 11-12 का लेवल का टीचर बनने के लिए आपको पेपर सेकंड देना होगा, पेपर फर्स्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो सिलेबस है वो हम पेपर सेकंड की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। और सेट 2023 का है। हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है? 100। ओके, इस सिलेबस में एक बात आप देखोगे जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस से नहीं दिए हैं। कई सारे जो पार्ट हैं, कई सारे जो यूनिट्स हैं उसमें ग्रेजुएशन को पहले रख दिया, 11-12 के टॉपिक्स को बाद में रखा। कई सारी यूनिट्स में जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैं या चीज़ें हैं उनको बाद में रखा है और एडवांस लेवल की चीज़ें पहले पूछ ली गई। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको सीक्वेंस से पढ़ना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन और PGT को अलग अलग नहीं किया गया है, मिक्स दिया गया है। कैसे देखें आप, सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले एरर थ्योरी दी है, ठीक है, और उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस दी हैं। तो सबसे पहले हमको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर एरर्स पे आएंगे, क्योंकि एरर्स जो है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ में देखी जाती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ को पहले पढ़ना होगा। इसके अलावा SI यूनिट्स,
काइनेमेटिक्स आप सब जानते हैं, ये 11th-12th का पार्ट है ऑफ पार्टिकल, और काइनेमेटिक्स में ही यदि हम 2D में जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगी और सर्कुलर मोशन मिलेगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल है, फोर्स इन नेचर है। डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल का मतलब ये समझिए कि 2D के कुछ खास टॉपिक्स जो हैं जिनसे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें शामिल किया गया है। फोर्स इन नेचर, फोर्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूटन्स वाला चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ, उसमें से स्पेशल जो क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रिंग के, पुली के, टेंशन के, वो सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। फ्रिक्शन इस फोर्स का ही पार्ट है, ग्रेविटेशन और कांटेक्ट फोर्स, वर्क एनर्जी पावर। अब यहाँ देखने वाला बात ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसको पढ़ने के लिए ग्रेविटेशनल एनर्जी की रिलेटेड जो एस्केप वेलोसिटी है या कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को वर्क एनर्जी पावर पढ़ना होगा, उससे पहले आप इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम जो है आप फोर्स के साथ पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। कंजर्वेशन लॉ, कॉलिजन इन द 2D, मतलब कॉलिजन भी दिया गया है, तो ये समझिए कि ये जो पोर्शन है डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसमें फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अलावा फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर और बस ये 3-4 चीज़ें शामिल की गई हैं। ये तो पूरा ग्रेविटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, ये जो रोटेशनल फिजिक्स वाला जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें से है, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और इसका कंजर्वेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ने के लिए आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानना होगा। एनालिटिकल मैकेनिक्स में यदि अपन देखें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये एक ऐसा पोर्शन है जो पीजी का है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी का है। तो आप देख पाएंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटीज़ हैं, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, लैग्रेंजियन एंड यूलर इक्वेशंस हैं और हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत ही बेसिक से हैं, आपको ये करवा दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाई स्पीड ऑफ मैकेनिक्स यदि हम बात करें तो यहाँ पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मतलब ये एसटीआर का क्वेश्चन है और ये ग्रेजुएशन से है। ठीक है, एसटीआर में कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन है, तो वो इसमें भी मेंशन है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वाइब्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो ये तो लगभग सबको आता ही है। यदि नहीं भी आता है तो पोस्टुलेट ऑफ जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें कुछ पोस्टुलेट तो है ही, साथ साथ 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम अभी हमने बताया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है और इजी क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनता है। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो इसमें वल्क मैटर से रिलेटेड है, मतलब इलास्टिसिटी, और जो फ्लूइड मैकेनिक्स अपन लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, पीजीटी लेवल पे पढ़ते हैं, तो वही है। जैसे इलास्टिसिटी है, इसके जो कुछ बेसिक से टॉपिक होते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ वगैरह। फिर विस्कोसिटी है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम होती है और कुछ खास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है वो पूछा जाता है। बात करें सरफेस टेंशन की तो ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है, बेसिक टॉपिक के साथ है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये 11th क्लास का पोर्शन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, तो यदि आप देखोगे तो केटीजी आ गया सबसे पहले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक पूरा चैप्टर है कंप्लीट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ, तो ये जो टॉपिक है ग्रेजुएशन का है और वहाँ इसको अच्छे से समझा जाता है। इसके बाद बात करें मीन प्रीफात, ये जो लैम्बडा है, माध्य मुक्त पथ, ये भी ग्रेजुएशन का ही टॉपिक है। वंडरवाल जो इक्वेशंस हैं ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तो इसमें जो पहला यूनिट है वो केटीजी है और ये समझ सकते हैं कि पूरा यूनिट जो है वो ग्रेजुएशन से है। बात करें इसकी, ये भी ग्रेजुएशन से ही है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ जो है आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो लिंक है वो 11th-12th से लिया जाएगा। तो पहले इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए 11th-12th का जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिक केटीजी है, वो कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर ये आपको समझने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत आसान ही हो जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट चल रहा है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इससे रिलेटेड जो लिंक करने वाले टॉपिक हैं वो नीचे दिए गए हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इस थर्मोडायनेमिक्स में कोशिश ये की है कि वो ग्रेजुएशन के टॉपिक को उन्होंने ज़्यादा टच किया है कि ये जो नेंसर्ट इक्वेशंस हैं, क्लासियस क्लोरपिन इक्वेशंस हैं, ये सारी जो हैं वो ग्रेजुएशन पार्ट से हैं। हम बात करें ऑसिलेशंस एंड वेव की, तो इसमें पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशंस, एसएचएम, डैम्प्ड, ये पूरा जो है ये ग्रेजुएशन से है। ग्रेजुएशन में बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बुक आती है
ऑसिलेशंस एंड वेव, उससे टॉपिक है। उसमें सबसे पहले एसएचएम पढ़ते हैं, फिर डैम्प्ड ऑसिलेटर, फिर फोर्स्ड या ड्राइवन ऑसिलेटर। इसको ड्राइवन ऑसिलेटर भी कहते हैं। कुछ इसकी खास कंडीशंस होती है जिनसे क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। कुछ खास कंडीशंस हैं, एक रेजोनेंस की इक्वेशन है, एक आपको ओवर डैम्प्ड है, एक लोअर डैम्प्ड है, एक क्रिटिकल डैम्प्ड है। इस तरीके से ड्राइवन ऑसिलेटर में भी कंडीशन होती है। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। वेव मोशन की बात करें तो प्लेन एंड स्फेरिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। तो ये सारा जो है ये 11th क्लास की वेव्स से तो लिंक करता ही है, साथ साथ आपको जो है वो ग्रेजुएशन में वेव एंड ऑसिलेशन में कुछ खास पॉइंट्स हैं लास्ट में, वो आपको पढ़ने होंगे। वेव स्पीड इन एयर, लाप्लास करेक्शन, ये जो लाप्लास करेक्शन है ये साउंड वेलोसिटी में करवाया जाएगा और ये बहुत ही आसान टॉपिक 11th में भी आता है। और यहाँ जब अपन लोगों को आपको पढ़ाया जाएगा वेव एंड ऑसिलेशन तब भी उसमें भी आता है, 2 जगह आता है ये। ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम मतलब COP और OOP मतलब ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ये भी आसान टॉपिक है। बीट्स जो है वो बेसिक छोटा सा टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये 11th क्लास का है। ठीक है, चलिए यूनिट 5 की बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो सबको पसंद आती है। मैग्नेटोस्टैटिक्स से ये थोड़ा कम पसंद आती है। बाकी का यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी को समझ में आ रही है तो लगभग जो रिलेट करने वाला टॉपिक है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स ही है। तो ये तो 11th क्लास का हो गया, सॉरी 12th क्लास का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइंस, गॉस लॉ हो गया, इसकी एप्लीकेशंस हो गई, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है, फिर लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशंस है। तो यहाँ उन्होंने लास्ट में एक ग्रेजुएशन का टॉपिक डाल दिया है। तो ये कुछ बेसिक से इक्वेशन है, इसके कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं और कुछ 3 न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डाइवर्जेंस टू कर्ल, कर्ल टू डाइवर्जेंस, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं तो वो करवा दिए जाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो पोलराइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है, रिलेशंस बिटवीन इन E एंड P। तो ये जो है ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलता है। ये 11th-12th का टॉपिक नहीं है, तो ये आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। यदि एडवांस लेवल पे जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है और बेसिक लेवल पे ग्रेजुएशन में मिलता है। इसको भी करवा दिया जाएगा। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट, ये तो 12th क्लास का टॉपिक है, वायो-सावर्ट लॉ, ये तो आसान है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ जो मैटर है उसमें मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ससेप्टेबिलिटी है, काई, और रिलेशन बिटवीन BHM है। मतलब ये जो टॉपिक है ये लिंक करने वाला टॉपिक है जो अर्थ की मैग्नेट है। और लास्ट में जो खास 3 तरीके के आप मटेरियल पढ़ते हो ना, फेरोमैग्नेटिज्म है, डाईमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म, तो उससे पैरामैग्नेट उससे मिल जाएगा। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसको अपन EMT बोलते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI जो 12th क्लास का फेराडे लॉ वगैरह टॉपिक आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेंज लॉ तो है ही, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको अपन M और L से लिखते हैं और इसके न्यूमेरिकल बेसिक से बनते हैं, टॉपिक भी आसान होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल इक्वेशंस आप जानते हैं 4 इक्वेशंस हैं, आपको मिल जाएगा। EM वेव का टॉपिक वैसे चालू कर दिया इन लोगों ने, EMI में नहीं आता है ये EM वेव में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, EM वेव का ही पार्ट है। बाउंड्री कंडीशंस, इंटरफेरेंस बिटवीन डिफरेंट मीडिया, तो ये एक PG का टॉपिक है बाउंड्री कंडीशंस का, और जिससे क्वेश्चन आना भी कंपलसरी है। वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इट्स फिजिकल कॉन्सेप्ट, ये जो है इसमें ग्रेजुएशन का टॉपिक है जिसमें आपको एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई जाती है, मोमेंटम डेंसिटी पढ़ाई जाती है, इसके साथ साथ पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया जाता है, P बराबर 1/μ E क्रॉस V, तो ये उसका टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, सॉरी। देन नेक्स्ट उसका जो पार्ट है उसमें से EM वेव इन बाउंडेड मीडिया, ये भी MSc का पार्ट है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है न्यूमेरिकल, सॉरी ये अपार्चर है, स्टेप इंडेक्स, क्या लिखा है ये, इंडेक्स डेफिनेशन ओनली सिंगल एंड मल्टीपल मोड फाइबर्स, ये एक नया टॉपिक लोगों ने जोड़ा है, ये वाला टॉपिक, ठीक है, इसको एक बार अपन को ऑब्जर्व करना होगा, ये टॉपिक थोड़ा सा नया जोड़ा है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो ये आपको आता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर का हो गया, RC सर्किट ग्रोथ, ये तो है ना। देखो इस तरीके से आपको सीक्वेंस को थोड़ा सा समझना होगा। अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर इन RC सर्किट का टॉपिक है, ये जो ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन इंडक्टर LR सर्किट है, ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जब कैपेसिटेंस आता है वहाँ समझना होगा। थोड़ा बहुत ये टॉपिक मैग्नेटोस्टैटिक्स में समझा जाता है और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फिर वो AC करंट में समझा जाता है।
तो यदि आप पहले कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कोई बात नहीं, ये एसी करंट का टॉपिक होगा यहाँ तक। उसके बाद फिर किरचॉफ लॉ है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। किरचॉफ लॉ में इम्पेडेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये सर्किट विद एसी सोर्स एलसीआर, और एलसीआर सीरीज सर्किट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, बैंडविड्थ निकलता है, क्यू फैक्टर निकलता है और पैरेलल एलसीआर आता है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जैसे वो एलसीआर का जितने भी आपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस है, बैंडविड्थ है, क्यू फैक्टर है, पैरेलल ये एलसीआर सर्किट है, तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये ऑसिलेटर में भी निकलते हैं। और आपको पता होगा एलसी भी एक ऑसिलेटर होता है और डैम्प्ड भी एक ऑसिलेटर होता है और एक पेंडुलम भी ऑसिलेटर होता है, तो सारी चीज़ें लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। तो क्वेश्चन यदि एक बार आप क्यू फैक्टर कहीं भी पढ़ लोगे ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल जो अभी पीछे आया था वेव एंड ऑसिलेशन का पार्ट, यदि आप यहाँ डैम्प्ड ऑसिलेटर में और फोर्स ऑसिलेटर में क्यू फैक्टर पढ़ लोगे, बैंडविड्थ पढ़ लोगे, तो आगे आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सेम टॉपिक रिपीट होते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें तो ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, फर्मा प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन लॉ है, मिरर्स रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये आपको सबको पता ही है। और ये जो टॉपिक है ये आपको 11th क्लास का है सॉरी 12th क्लास का है, पीजीटी लेवल का है कुल मिला के, ये 12th क्लास का है। डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग है, लाइट वेव है, और ये जो प्रिंसिपल है हाइगन प्रिंसिपल, ये वेव ऑप्टिक्स से है। इंटरफेरेंस आ गया, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, देखो ये जो टॉपिक है ना इंटरफेरेंस, ये इन्होंने ग्रेजुएशन से जोड़ दिया है पूरा। ग्रेजुएशन में हमने जो बता रखा है उसमें क्या है कि इंटरफेरेंस को समझने के बाद यंग डबल स्लिट आता है, इसको थिन फिल्म के कारण फिर इंटरफेरेंस देखते हैं, फिर एक शार्प एज के कारण देखते हैं, फ्रिंज देखते हैं, और न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फ्रिंज भी इसमें आती है, ये रहे न्यूटन्स रिंग, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारा जो टॉपिक है ये 3-4 टॉपिकों को मिला के आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें एम्पलीट्यूड का भी वेरिएशन आता है, वेवलेंथ का वेरिएशन आता है, तो ये ग्रेजुएशन की ऑप्टिक्स से है पूरा। चलिए, पोलराइजेशन ऑफ लॉ, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर पूछ रहा है, तो ये आसान है, ये तो सबको पता भी होता है। पोलराइजेशन एंड इट्स लॉ, पोलराइजेशन जो है वो ऑप्टिक्स का ही ग्रेजुएशन का पार्ट है जो सबसे लास्ट में होता है। वैसे तो कम एग्जाम से पूछा जाता है ये, पर यहाँ दे रखा है तो आपको पढ़ना होगा। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में तो सबसे पहले वही प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस आती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, तो यहाँ तक जो है वो आप पढ़ते हो 12th क्लास में। लेकिन ग्रेजुएशन की क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो तो उसमें क्वांटम स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी आएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आएगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आएगा, ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेव क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल्स बाय वेव पैकेट्स, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेजुएशन का टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स, चलिए, वोर्स एटॉमिक मॉडल, ये मैनी इलेक्ट्रॉन एटम कैसे मोनो इलेक्ट्रॉन एटम होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको आगे। वोर्स एटॉमिक मॉडल, वोर्स सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, और ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर एटम मॉडल, क्वांटम नंबर्स ऑफ एसोसिएटेड विद एनी एटम, स्पिन क्वांटाइजेशन, स्पिन ऑर्बिट, ये सारा जो टॉपिक है ना ये वाला, ये आएगा पूरा ग्रेजुएशन में। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें टोटल ग्रेजुएशन दिया गया, ये भी ग्रेजुएशन है और ये भी ग्रेजुएशन है। पार्टिकल एसिलेटर्स, ये न्यूक्लियर का टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का। साइक्लोट्रॉन 12th क्लास में मिल जाएगा। मेजरमेंट ऑफ चार्ज एंड इट्स रेशो E/m, ये आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा और 11th-12th में पहले आता था ये, आजकल इसको हटा दिया गया है। ये रिमेनिंग आपका पार्ट है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो कुल मिला के न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें है, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स है, NS कर्व है, तो ये ग्रेजुएशन का है। ये आपको 12th क्लास में पहले जब आपने कभी नीट IIT की तैयारी की होगी तब मिलता है, बाकी का सिंपल वे में इसको हटा दिया गया है अभी। और एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, ये तो सबको आती है। मीन लाइफ, हाफ लाइफ, अल्फा बीटा डिके, गामा डिके, इमिशन, ऑरिजन एंड टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये आपको 12th क्लास में ऑलमोस्ट टॉपिक मिल जाएगा। लेज़र, ये आपका टोटली ग्रेजुएशन का टॉपिक है और लेज़र बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें 5 या 7 लेक्चर लगते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है। लेक्चर बहुत बड़े बड़े लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 30 मिनट या 35 मिनट के लेक्चर लोगे आप 5-6, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन हो गया, तो ये तो आप चाहो तो इसको पीजी से भी रिलेट कर सकते हो और आप चाहो तो इसको
ग्रेजुएशन से भी कर सकते हो, क्योंकि एडवांस लेवल जो है ये जो कैट और बेरा नाम से आता है वो आपको मिल जाएगा पीजी में, और यदि हम बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारा जो है क्वांटम में ही मिल जाएगा आपको, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए मॉडर्न फिजिक्स और बाकी का जितना भी इन लोगों ने दिया है वो सारा ग्रेजुएशन से दिया है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक है वो आपको पढ़नी होगी, नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ सब कुछ नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल का काम है नहीं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रह गई है, तो पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड गैप, ये सबको आता है, आसान भी लगता है। कंडक्टिविटी ऑफ एंड मोबिलिटी, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये सारे टॉपिक आपको 12th क्लास में मिल जाएंगे। ट्रांजिस्टर 12th क्लास में मिल जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी 12th क्लास में मिलते हैं। करंट गेन इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, बारखाउज़न क्राइटेरिया, ऑसिलेटर, ये जो है ना ये जो है आप ग्रेजुएशन से ज़्यादा समझ में आएगा, और ये तो ग्रेजुएशन का ही है, ठीक है। इसको समझने के लिए फीडबैक सर्किट को समझना होता है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। फीडबैक सर्किट से ही बारखाउज़न क्राइटेरिया निकल के आता है जब अपन लोग ए बीटा इक्वल टू 1 करते हैं, पढ़ा भी दिया है हमने आरपीएससी वालों को। हाँ जी, डिजिटल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, ये आपको पता है, और एनालॉग डिजिटल सर्किट में डेसिमल एंड बाइनरी नंबर्स, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। लॉजिक गेट्स, ये आपको 12th में मिलता है, ग्रेजुएशन में मिलता है। लॉजिक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और ये जो डी मॉर्गन थ्योरम्स होती हैं और बुलियन लॉज आते हैं, तो ये ग्रेजुएशन का टॉपिक समझें इसको। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंडविड्थ सिग्नल प्रोपगेशन, ईएम वेव इन एटमॉस्फेयर, स्काई स्पेस प्रोपगेशन, ठीक है, ये टोटली 12th क्लास का लास्ट का टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमने आपको बताया है, जिसमें तकरीबन 10 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है, तो ये जो सिलेबस है जो 10 यूनिट में डिवाइड किया है, सबसे पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ना है, फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। लेकिन सबसे जो अहम बात यहाँ हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि आपको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके बाद एरर्स, फिर आपको काइनेमेटिक्स पढ़नी होगी, फिर आपको वेक्टर पढ़ना होगा, उसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, उसके बाद फिर ये बेसिक टॉपिक आपके चालू होंगे। तो स्टार्ट आपको 11th क्लास की फिजिक्स से करना चाहिए, जो टॉपिक नहीं है उसको हटाते जाइए, जो टॉपिक रिलेट करते हैं उनको ऐड करते जाइए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी का पूरा सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड है। इसमें उन लोगों ने कोशिश की है कि 10 यूनिट्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 11th-12th दोनों को जोड़ दें। और पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। देखो इधर, अब बात करें, ये तो हो गया 100 नंबर के क्वेश्चंस वाली बात। अब हम बात करते हैं सिलेबस आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, एस्टेट के लिए हो रहा है, 50 मार्क्स के लिए होगा। ध्यान रखना, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो टीचिंग की कला है, पढ़ाने की कला है, उसका जो मार्क्स है वो 30 है, और मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के आएंगे। ध्यान रखना, पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। दिख रहा है आपको, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, और इसकी प्रिपरेशन इसलिए करना है क्योंकि एस्टेट जो है बहुत मिनिमम क्राइटेरिया के साथ आपको क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। आपको केवल और केवल क्या करना है, 1 सेकेंड, आपको क्या करना है, जैसे 150 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या जिसको जनरल कहते हैं, जनरल कैटेगरी जो है, उसको केवल और केवल 50% मार्क्स लेके आने हैं, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। मतलब 75 यदि नंबर लेके आ जाओगे तो इसमें क्या है कि एक रेस नहीं है कि भाई इतनी ही सीटें हैं, इतना नहीं हुआ तो इतना कैसे होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल 75 नंबर लेके आ जाते हैं दोनों पार्ट को मिला के, तो आपका आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। दूसरा, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो शायद 45% है, यदि आप एसटी से हैं तो शायद 40% है, और सभी गर्ल्स जो हैं उन गर्ल्स के लिए इन लोगों ने केवल 40% का क्राइटेरिया रखा है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आसानी से मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। इसका जो सर्टिफिकेट आएगा एस्टेट का, वो लाइफ टाइम वैलिड है, और आने वाली जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल हो, और आपकी जॉब इसलिए लग सकती है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है। किसी भी स्टेट में शायद हमने अपने पूरे टीचिंग के करियर में पहली बार 1.5 लाख वैकेंसी देखी, और 1.5 लाख में 80,000 के आसपास या 79,000 के आसपास तो 1 to 5 के जो टीचर्स हैं उनके लिए थी, और बाकी की जो रिमेनिंग वैकेंसी थी तकरीबन 80,000 के आसपास, वो वैकेंसीज थी
9 to लेके 12 तक टीचर बनने के लिए, 9 to 10th और 11 to 12th। तो 9 से जो 10 तक टीचर बनना चाहते हैं पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे, और 11 से लेकर 12 तक जो टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर सेकंड की तैयारी करेंगे। ये एक ही पेपर के दो हिस्से नहीं हैं, ये दोनों पेपर अलग अलग हैं, पर दोनों का नाम है एसटेट पेपर फर्स्ट 9 से लेकर 10 तक, एसटेट पेपर सेकंड 11 से लेकर 12 तक। एक लेक्चर बना दिया, उसको जरूर आप देख लें। तो देखो ये बेसिक सिलेबस है, आपको अच्छे से आता होगा। आपने यदि सीटेट का पेपर दिया है, केबीएस एनवीएस का पेपर दिया है, पीजीटी लेवल का, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि कुछ बेसिक टॉपिक इसमें दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। हर जगह आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाते हैं, तो इनका बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। ये है बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे जनरल नॉलेज, जीके, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल और लॉजिक रीजनिंग। तो ये तो आप लोगों को धीरे धीरे टच आउट करना है, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इसको सीख लो, समझ लो और एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यदि ये 20 मार्क्स का है तो आई थिंक 5-5 क्वेश्चन सबके आने चाहिए। तो इसमें से तो आप 10 में से दोनों को मिला के आराम से 5 to 7 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये ज़रूरत हो तो आप पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनपुट ज़्यादा मात्रा में जाता है, जीके कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि अपन लोग उस पर फोकस करें जिस पे हम इनपुट जो दे रहे हैं उसके आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे ऊपर वाला है 30 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे। तो इन तीनों सिलेबस को हम बात करें, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसके बाद फिर आपका जनरल पार्ट मान लेते हैं सीधा सीधा। तो इसके 100 क्वेश्चन हैं और इसके 50 क्वेश्चन हैं। हमको ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट के जो हैं 50 में से आउट ऑफ 25 to 30 तो आ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, और जो 100 मार्क्स का पार्ट है ये आपको तैयार करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा वैकेंसीज आने के बाद, उसका सिलेबस 99% इसी सिलेबस से लिया जाएगा, इसी सिलेबस से मैच किया जाएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एसटेट की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसकी, एसटेट की, तो उसके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में आपके मेन एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में जो एमपी टेट का सिलेबस था वो तो एज इट इज़ एमपी मेंस में भी रखा, उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐड किए गए। तो जिन लोगों ने एमपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन की, उनको मेंस में बहुत अच्छे से फ़ायदा मिला। जो लोग ऐसा सोचते हैं, इस केस में रिजल्ट आपका है, डिसीजन आपका है, उसको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि सर 50% ही तो लाना है, तो बिना पढ़े ले आऊँगा, हो सकता है ले आओ, नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 5 से 10 तो ऐसे ही सही हो सकते हैं। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, कंपटीशन भी होगा, लिमिटेड वैकेंसीज भी होंगी और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होंगे। तो वहाँ जो रेस है उसमें क्या होगा, आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाएगा कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, क्योंकि उसमें सिलेबस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होगा। तो आप एसटेट की यदि प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सिलेबस है वो आरपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान पीजीटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें तो पूरा सिलेबस काउंट होता है, 1-2 टॉपिक को छोड़कर। तो वो सभी स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन जरूर करें। मध्य प्रदेश में कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक पढ़ना बाकी हैं, बाकी का वो सिलेबस पढ़ चुके हैं पूरा। तो इस तरीके से एचपीएससी जो हरियाणा वाला एग्जाम है उसमें भी ये पूरा सिलेबस मैच करता है, लेकिन बाकी के केबीएस में नहीं करता। केबीएस में थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा है। एनवीएस का पूरा नहीं करता, एनवीएस में 60% ही मैच करेगा, क्योंकि उसमें केवल 11-12 आता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं आता है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है। अब हम बात करते हैं देखो जी, कोर्स में क्या है, आपका जो कोर्स है किसका, एसटेट का, वो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हर एक टॉपिक को अरेंज किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। एसटेट में 27 अगस्त से आपका कोर्स स्टार्ट है, आपका प्रिपरेशन स्टार्ट है, और आप एडमिशन लेके 27 अगस्त से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कंप्लीट सिलेबस में 10 यूनिट्स को कंप्लीट करने में आपकी जो 10 यूनिट हैं विद ग्रेजुएशन, विद 11-12, विद पोस्ट ग्रेजुएशन के हर एक टॉपिक उसके विद न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करने में तकरीबन हमको 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। 3 महीने सिलेबस पूरा होने में लगेंगे। यदि एग्जाम पेपर का अनाउंसमेंट जल्दी होता है तो ये सिलेबस जल्दी हो जाएगा। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, और लेक्चर जो हैं उसमें बोर्ड पे सभी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अब टैब वगैरह पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिस तरीके से बोर्ड पे पढ़ाते हैं वही पूरा पैटर्न है। नोट्स बनवाते हैं, न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, और रिलेटेड जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस किया जाता है। बात किया जाए तीसरा कि सर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज जो है उसमें से ये आपको वॉल्यूम 3 के रूप में मिलेगी। सर ये क्या हो गया है, अभी हम चर्चा करते हैं। हम आपको प्रैक्टिस जो है वो 2 तरीके से करवाते हैं, एक तो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में होगा, एक प्रैक्टिस के लिए हमने फाउंडेशन टेस्ट भी लिए हैं आपके। ये आपको क्या करने हैं, फाउंडेशन जो टेस्ट हैं ये आपको विद प्रिपरेशन देने हैं। जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रैक्टिस टेस्ट देते जाओगे। इसमें वॉल्यूम 1 होगा, मतलब पहले आपको 11th 12th के जो भी आपके टॉपिक हैं उनके टेस्ट होंगे। फिर वॉल्यूम 2 होगा, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टेस्ट लिए जाएंगे। कुल मिला के ये प्रैक्टिस के लिए हैं। हाँ जी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले जो हम आपको लेक्चर्स देंगे वो 11th 12th और जो भी टॉपिक हमको लगेगा कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ समझा देना जरूरी है वही होंगे। और फाउंडेशन टेस्ट में क्या होगा, जैसे जैसे आप 5-7 सिलेबस, जैसे 5-7 लेक्चर आपने पूरे कर लिए, 6 लेक्चर आपने पूरे कर लिए, तो 6 लेक्चर के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो वॉल्यूम 1 में उसका आपको टेस्ट मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बोथ लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, और उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा लिखा हुआ। जैसे ही आप इस वॉल्यूम को कंप्लीट करेंगे फिर आपको वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा 2, जिसमें ग्रेजुएशन और पीजी के सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने वाले, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें। ये जो आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है, इनकी संख्या हम आपको बता दें, जो हम आपको लेक्चर्स देंगे इनका जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 300 के आसपास होगा। इसमें प्लस ही होगा, कम नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, कम लेक्चर्स में इसको नहीं करवाया जा सकता। 300 के आसपास लेक्चर हैं, एक पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत आसानी रहेगी। इसकी प्रिपरेशन करना इसलिए अच्छा है क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि सारा सिलेबस दे दिया, बचा क्या है जो उसमें अलग होगा, तो यही सिलेबस ही हो सकता है रिपीट हो जाए। 300 लेक्चर जो हैं वो बोथ मीडियम में हैं, मतलब बाईलिंगुअल चलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ हमने बताए, ये जो तीनों टेस्ट सीरीज़ हैं वॉल्यूम 1, 2, 3, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, ये टेस्ट सीरीज़ ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं विद सिलेबस, जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन चलेगी। और ये जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इसमें आपको मिक्स टेस्ट दिए जाएंगे, और मिक्स टेस्ट के साथ फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम पेपर आएगा वैसे फुल लेंथ दिए जाएंगे, जैसा आपका एग्जाम पेपर आएगा, टीचिंग स्किल्स के साथ और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं आपको सारे ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आप हमारा जो ऐप है PGT फिजिक्स पॉइंट, और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो इसी को आप प्ले स्टोर से सर्च करोगे और वहाँ ये आपको ऐप मिल जाएगा। एक लोगो जो है वो देख लेना, वही लोगो होना चाहिए, तो आप डाउनलोड कर लोगे। उसमें आपको कोर्स दिख जाएगा बिहार एस्टेट का, बिहार एस्टेट का, ठीक है। और ये यदि आप कोर्स देखते हो तो इस कोर्स में आपको डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम आपको बताएं तो आप ऐप में वीडियोस को डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है, वीडियोस को, ठीक है, वीडियोस को आप, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको इंटरनेट का एक्सेस होना ही ज़रूरी है, विदाउट इंटरनेट भी आप इसमें अच्छे से काम कर पाओगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है, ओके। एंड एप्लीकेशन में जो कोड्स है वो आपको यूनिट वाइज डिवाइड मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से उसको डिवाइड करें जिससे आपको पढ़ने में कोई इशू ना आए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पहले, जिसने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, वो पहली बार जुड़ रहा हो, या जिसने कभी पहले बहुत हल्के से प्रिपरेशन की है, तो उसको प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ले जाया जाएगा। कोशिश तो ये करना आप लोग कि पहले डेमो लेक्चर अच्छे से देखो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अवेलेबल हैं, वेव एंड ऑसिलेशन के भी अवेलेबल हैं, तो आप देखना चालू करोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन डेमो लेक्चर एक बार आप और देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो उसके अंदर है या नहीं है। लेकिन डेमो लेक्चर ऐसा नहीं कि आप फटाफट थोड़ा सा देखें और उसको हटा दिए, डेमो लेक्चर एक पूरा देखना, उसमें पता चलेगा कि यार ये टॉपिक नया है, ये कॉन्सेप्ट नया है, ये मैंने पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन ये नया है, मुझे आता है कि नहीं आता है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और भी इसकी कई सारी डिटेलिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको वापस ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और होने वाली हैं। इसमें आपको हमने बता दिया जो फीस स्ट्रक्चर है वो, यदि हम बात करें दो चीज़ों का, एक फीस बात करें यदि कोर्स का, और यदि हम फीस की बात करें टेस्ट का। तो कोर्स में
300 लेक्चर बताए, बाईलैंग्वेज बताए, दोनों लैंग्वेज में आप डेमो लेक्चर से क्लियर होगा। डाउनलोड का ऑप्शन है, बोथ लैंग्वेज में है और बेसिक से लेके एडवांस हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे आपको। और नो लिमिट ऑफ वॉचिंग है, मतलब आप कितनी भी बार लेक्चर को देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टेस्ट हैं, टेस्ट इनकी आपको जो अटेम्प्टिंग है वो 2 अटेम्प्टिंग मिलेगी, मतलब आप टेस्ट को 2 बार अटेम्प्ट कर पाएंगे और देख कितनी भी बार सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर को आप देखोगे कितनी भी बार, अटेम्प्टिंग 2 रखी है जिससे फेयर काम हो पाए। कई बार क्या होता है, हम बार बार टेस्ट को ओपन करते रहते हैं, कभी सीरियस होकर देते ही नहीं है। तो आप 2 बार टेस्ट को अच्छे से दीजिए, उसके बाद आपको फिर एक मतलब हमेशा देखने का ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप टेस्ट को, उसके सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चंस को तो आप एग्जाम तक देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो रहेगा टिल एग्जाम तक। आपका जब तक एसटेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं किया जाएगा, एसटेट के एग्जाम तक। हाँ जी, एक बात और हम बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे, इसमें 3 वॉल्यूम था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ये तीनों वॉल्यूम आपको जो है वो दिए जाएंगे यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हो। ठीक है, यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो आपकी फ़ीस जो है वो अब कुछ ऑफ़र में कम रहेगी, बाकी का 5999 रहेगी, जिसमें आपको पीजीटी लेवल 11वीं जिसमें आपको ग्रेजुएशन मतलब बीएससी और जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 में आपको बताया पीजीटी लेवल के टेस्ट होंगे, इसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल के और पीजी लेवल के टेस्ट होंगे, और इसमें आपके मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, ये यदि अलग अलग वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम का जो प्राइस है वो 499 है सबका, लेकिन और अब तीनों वॉल्यूम का यदि टोटल प्राइस देखोगे तो करीबन 4500 के आसपास आता है, लेकिन आप यदि इनको एक साथ लेते हो तो अभी आपको 2999 में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्राइस है वो बढ़कर हो जाएगा 3499। आप कहेंगे सर हमको तो फुल कोर्स लेना है, फुल कोर्स लेना है, कोर्स प्लस टेस्ट। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट फुल कोर्स लेना चाहता है तो केवल और केवल 27 या 26 कर लेते हैं, 26 अगस्त से, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोर्स जो है वो आपको डेमो लेक्चर से मिल जाएंगे। आप लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दो, पर डे आपके 5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर आएंगे, 5 to 6 लेक्चर ही आएंगे। ठीक है, 26 अगस्त से लेके यदि आप टीचर्स डे 5 सितंबर तक इसको परचेज करते हो तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है 3000 की, ये इसमें इंक्लूड करके दी जाएगी और फीस भी कम है। आप केवल 499 में कंप्लीट तो कोर्स ले सकते हो, और इसी में आपको दी जाएगी टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। ये आप ध्यान रखना, बाद में टेस्ट सीरीज को अलग से दिया जाएगा, तो आप इसको देख लें, समझ लें। यदि आपकी ज़रूरत है, कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका कांटेक्ट नंबर है, और कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। टेस्ट की प्रिपरेशन आपको लेक्चर्स को देख के करते रहनी है, और इस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं। मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम पेपर अभी मेंस का हुआ उसका एक स्पेशल लेक्चर हमको बनाना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम पेपर के एनालिसिस से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। और हम तो ये कहेंगे कि सारे मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसटेट का फॉर्म फिल कर दिया है वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। मेंस एग्ज़ाम से आप बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं, और हम चाहते हैं कि एक लेक्चर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ऐसा करते हैं कल या परसों में तैयार करवा देते हैं। एक एमपी मेंस का लेक्चर सबको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो वॉल्यूम 1 to 3 इनके टेस्ट शेड्यूल आएंगे वो अभी हम प्रिपरेशन करवाएंगे, उसकी प्रिपेयर करवाएंगे उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।